नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं एक बार आपके बीच। तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें अब आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। इसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश विधानसभा में। आखिर क्यों इस बात की चर्चा खूब जोरों से गूंजी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को यह कहना पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उनकी सुपारी ली है, टेंडर लिया है। जो सुपारी लेता है, टेंडर लेता है, वही कहीं जाता है। ये बात क्यों कह रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत, इस खबर को आपको बताएंगे। और उमंग सिंगार को लेकर क्या आरोप लगाए हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि उमंग सिंगार का चाल चरित्र और चेहरा सब देख चुके हैं। दिल्ली दौरे पर है सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये दिल्ली दौरा है, जिसमें पहले तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से विकास की गति चल रही है डबल इंजन की, ये बता रहे हैं। साथ ही साथ बस्तर मिशन कितना सफल हो रहा है, बस्तर में नई पुनर्विकास जो नीति है, आत्मसमर्पण नीति है, उसके परिणाम किस तरह से सामने आ रहे हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भी यही चर्चा हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ में चल रही विकास योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। अब ये भी समझिए, ये दिल्ली दौरा है बड़ा अहम और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा भी प्रस्तावित है, इस पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिनों भी इस बात को बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन को लेकर लगातार कार्य हो रहे हैं, नक्सल उन्मूलन नीति पर साय सरकार जो काम कर रही है, इसके साथ ही साथ बस्तर के विकास को लेकर भी विस्तार से चर्चा उन्होंने की। और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महतारी सदन योजना पर किस प्रकार से आज सियासत हुई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी विधायकों के ही क्षेत्र में सदन बनाए जा रहे हैं। इस पर गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, कांग्रेस विधायकों के यहाँ भी बनाए जाएंगे। और इसके बाद हंगामा हो गया शुरू। इसके साथ ही साथ आज की एक और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी पर एक बड़ा फैसला लिया। ईडब्ल्यूएस को लेकर फैसला यह है कि यूपीएससी में एज लिमिट को लेकर ईडब्ल्यूएस की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, कोर्ट ने उसे कहा है कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। तकरीबन 44 पन्ने का ये जवाब सुरक्षित रख लिया गया है। ओबीसी की भी पिटीशन थी, उसे भी खारिज किया गया। ये कहा गया कि स्टेट ओबीसी और सेंट्रल ओबीसी के जो फैसले हैं, इनके फैसलों में भिन्नता होती है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे कि वर्डिक्ट के दौरान आखिर हाई कोर्ट ने कहा क्या। और आज की अंतिम खबर होगी मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। मऊगंज में हुए हत्याकांड का हो रहा विरोध, और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं विंध्य के रीवा की, जहां पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज ने आज रीवा बंद का आह्वान किया। हालांकि ये अलग बात है कि इस बंद में प्रशासन का किसी प्रकार का सहयोग नहीं था, कोई प्रशासन ने बंद की अनुमति ही नहीं दी, लेकिन ब्राह्मण समाज का ये बंद, इसका असर भी देखने को मिला है, जिसकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और यह है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा के दौरान जब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी किसी ने सुपारी ली, टेंडर लिया, और फिर नाम बताया नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का। दरअसल उमंग सिंगार लोकायुक्त कार्यालय गए थे और वहां पर उन्होंने कथित तौर पर जो सौरभ शर्मा मामला है, इसे लेकर कुछ सबूत सौंपे। ये बात, ये स्टेटमेंट उमंग सिंगार ने ही जारी किया था और उमंग सिंगार ने यह बात बताई थी। अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से सवाल किया गया उसी परिवहन घोटाले को लेकर कि क्या इसमें आपकी भी किसी प्रकार की कोई भूमिका थी। उमंग सिंगार तो ऐसा कह रहे हैं। तो ये सवाल पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दरअसल ये कहा है, उमंग सिंगार के लोकायुक्त जाने पर भी निशाना साधा और ये कहा कि सिंगार ने मेरी सुपारी और टेंडर लिया है। उमंग सिंगार पर निशाना भी साधा और ये कहा कि सिंगार का चाल चरित्र और चेहरा सब जानते हैं। उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए। तो जिसका चाल चरित्र चेहरा ना हो, जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो,
सर, ये सुपारी किससे ली है? ये सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है सब जानते हो आप लोग। सारा मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मीडिया जानते हैं कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो सुनिए अब उमंग सिंगार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोग सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें टेंडर वापस करना पड़ेगा। अब भोपाल का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज राठौर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज जी, ये क्या जवाब है? कभी टेंडर की बात, कभी सुपारी की बात। राजनेता एक दूसरे के लिए ऐसी बात आखिर कर ही क्यों रहे हैं? ऐसा क्या अतिरिक्त लगाव हो गया है उमंग सिंगार और गोविंद सिंह राजपूत का? जी विवेक, बिल्कुल विधानसभा के सदन में भी जो है जो मामला गूंजा उसमें परिवहन का जो घोटाला था, जिसमें सौरभ शर्मा केस को लेकर कई आरोप लगाए गए। एक मामला वो था और दूसरा मामला, हालांकि वो मामला जो है उपनेता हेमंत कटारे ने उठाया। आरोप सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह पे थे, जो कि पूर्व मंत्री हैं और अभी विधायक हैं बीजेपी के। और दूसरा जो मामला था वो लगातार जो उठा रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार उठा रहे हैं, और वो मामला जो है सीधे तौर पर बीजेपी के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है और उन पर काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। और ये आरोप उन्होंने दस्तावेज के साथ, रजिस्ट्री के साथ, कागजों के साथ लगाते हुए उन्होंने सदन की इस कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू को भी सौंपे, वहाँ के डीजी को उन्होंने शिकायत की, ज्ञापन दिया, और उनके साथ विधायकों का, कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल भी गया था। साथ में उन्होंने कल लोकायुक्त में शिकायत की, आज ईओडब्ल्यू में शिकायत की, और शिकायत करने के दौरान उन्होंने इस आरोप के साथ दस्तावेज दिए हैं कि इस पूरे मामले में जो करोड़ों की संपत्ति उनके द्वारा, जो जमीनें उनके द्वारा, उनके परिवार के नाम पर, उनके नाम पे, उनके रिश्तेदारों के नाम पे और अन्य लोगों के नाम पे जो खरीदी गई है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी गई है और उस जमीन को सरकार अटैच करे, ये मांग उनके द्वारा की गई है। लेकिन सियासी तौर पर यदि हम दोनों कनेक्शन, उपनेता और नेता प्रतिपक्ष के कनेक्शन को जोड़ें या फिर गोविंद सिंह राजपूत के और भूपेंद्र सिंह के कनेक्शन को जोड़े, तो कहीं ना कहीं दो कांग्रेस के नेता जो हैं बीजेपी के दो नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सियासी तौर पर कनेक्शन है। और आज के बयान की बात करें तो सीधे तौर पर उमंग सिंगार पर उन्होंने आरोप लगाया है और आरोप ये लगाया है कि जो टेंडर है वो जिसने दिया है उसे मीडिया जानती है। हालांकि उनका सीधे तौर पर जो इशारा था वो भूपेंद्र सिंह पर था, उन्होंने नाम भले ही नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि मीडिया जानती। तो ये कहीं ना कहीं आपस में जो कनेक्शन चल रहा है वो एक दूसरे को घेरने के लिए चल रहा है या एक दूसरे के लिए पूरा जो सियासी तौर पर एक जाल बिछाया गया है उसके तहत है। तो किस तरीके से सागर की राजनीति चल रही है ये पूरे सियासी गलियारे में आम है, और किस तरीके से नेता आपस में लड़ रहे हैं ये भी जनता जानती है। सियासी तौर पर वहाँ की तो जनता जानती है और सियासी तौर पर ये भी सब लोग जानते हैं। चलिए, जनता जानती है, नेता भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये जो सियासी घटनाक्रम है ये आखिर कहाँ जाकर करवट लेगा, कहाँ जाकर शांत होगा, ये हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, शुक्रिया मनोज जी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर, जिसमें बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। और आपको यह भी बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। अब यह मुलाकात बेहद खास है क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के विकास का फीडबैक भी है, इसमें बस्तर का विकास भी है, नक्सल उन्मूलन नीति भी है और नई आत्मसमर्पण नीति किस प्रकार से साय सरकार लगातार चला रही है और इसकी वजह से बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। सरकार की ओर से क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है, यह भी तमाम जानकारियां दी गई प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीएम साय के द्वारा। अब सीधे रायपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी शिवम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, ये दो तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त किस तरह का विकास चल रहा है, क्योंकि बाकायदा एक फीडबैक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम विष्णुदेव साय ने दिया है। और बीते दिनों जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, बस्तर के विकास की विस्तार से जानकारी भी दी और साथ ही साथ अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताया।
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में अब सीएम विष्णुदेव साय के आज दौरा चल रहा है, आज दूसरा दिन है उनके दौरे का और आज पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी 14-15 महीनों की सरकार ने जो भी विकास के कार्य किए हैं, जितनी भी मोदी की गारंटियों को पूरा किया है, तमाम विषयों को लेकर के समय समय पर फीडबैक दिल्ली तक पहुंचता रहा है, यानी आला कमान तक पहुंचता रहा है और इसकी सीधी मॉनिटरिंग जो है वो दिल्ली से ही होती रही है। तो ये दौरा बेहद खास रहा है। जब कल अमित शाह से, गृह मंत्री से सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई, तब भी नक्सल उन्मूलन को लेकर के, नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार लड़ रही है उसकी भी चर्चा हुई। आज जब पीएम मोदी से मुलाकात हुई तब भी इसकी चर्चा सबसे ऊपर हुई क्योंकि जो बस्तर है उसे जो लक्ष्य रखा गया है कि अगले 2026 तक वो पूरी तरीके से नक्सलवाद का सफाया करना है। तो इन चीजों को लेकर के केंद्र बेहद ही गंभीर है पूरे विषयों को लेकर के और नई जो नीतियां लाई जा रही हैं, छत्तीसगढ़ सरकार जो नीतियों को पर मुहर लगा रही है, फिर उसके बाद नक्सलवाद के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, तो उन तमाम रणनीतियों को लेकर के दिल्ली में एक बार चर्चा होती जरूर है और क्योंकि उस पूरे एक ऑपरेशन का क्या नतीजा निकलने वाला है इस पर पहले विचार होता है, फिर इसके बाद बस्तर में किसी भी रोड मैप को तैयार किया जाता है और तमाम चीज सिर्फ नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस महकमे या फिर जो पूरी सुरक्षा बलों की तैयारियां हैं वो बस नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरा इसका चेहरा है जो कि विकास से बस्तर को जोड़ता है, विकास की राह से नक्सलवाद को खत्म करने का जो लक्ष्य है, दोनों नीतियों पर बहुत ही बेहद गंभीर रूप से चर्चा की गई और पूरे काम जो करने हैं आने वाले एक साल में या अगले कुछ महीनों में नक्सलवाद को किस तरीके से जवाब देना है, इसकी चर्चा पीएम मोदी से जरूर हुई है। दिल्ली जब पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय तब से ही दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है। पहले अमित शाह से मिले हैं, फिर पीएम मोदी से मिले हैं, छत्तीसगढ़ के जो सांसद थे वो भी, उनसे भी मुलाकात हुई है। अभी अभी कुछ देर पहले ही जो भाजयुमो के जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जो कि सांसद भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात हुई। तो तमाम विषयों को लेकर के एक वृहद चर्चा दिल्ली में चल रही है। लेकिन एक बात और है जो सियासत में गंभीर रूप ले लेती है, जैसे ही सीएम दिल्ली के लिए रवाना होते हैं तो जो दो पद मंत्री पद के लिए खाली हैं, मंत्रिमंडल के लिए खाली हैं, इसके साथ साथ निगम मंडल। बिल्कुल बिल्कुल, कई विषयों पर आज की सुंदर तस्वीर भी बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज खूब गूंजा, दरअसल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का ये आरोप उन्होंने लगाया है कि केवल और केवल बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में ही महतारी सदन निर्माण हो रहा है। इस पर डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह कहा है कि कांग्रेस के विधायक थोड़ा सा धैर्य रखें, किसी भी प्रकार से ये पूछा गया सवाल सही नहीं है। इस पर यह भी कहा है कि सभी के क्षेत्र में महतारी सदन का निर्माण होगा। तो एक और नेता प्रतिपक्ष का सवाल था जिस पर डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। महतारी सदन निर्माण हेतु शासन से राशि कब जारी हुई, एजेंसी कौन है, प्रक्रिया क्या है, क्या निविदा आमंत्रित किए गए या सीधे एजेंसी को दे दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले प्रश्न को मैंने धीरे किया, ये आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का बड़ा गलत है और इनका एक प्रश्न भी गलत है। माननीय 50 करोड़ के प्रावधान में लगभग 200 महतारी सदन 24 लाख की राशि से बजट के प्रावधान से और स्वच्छ भारत मिशन से लगभग उसमें 5 लाख रुपए लगाकर 4.5-5 लाख रुपए लगाकर 29 लाख की लागत से बनाने की योजना है। और रायपुर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर अविनाश, एक सवाल है, जब चरणदास महंत बहुत वरिष्ठ हैं, लंबा संसदीय अनुभव है, लेकिन विजय शर्मा खड़े होते हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम, कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने सवाल पूछा यही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी विधायकों के ही क्षेत्र में महतारी सदन बन रहा है। तो मतलब क्या थोड़ा सा सवाल जवाब सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाए क्या, अगर हम एक तौर से समझें तो? फिर आज की खबर जी बोलिए। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए, जब भी विधानसभा में जब प्रश्न लगते हैं तो उन प्रश्नों का जो जवाब होता है वो विभागीय रूप में जो दस्तावेज होते हैं उन आधारों पर जवाब दिए जाते हैं और आंकड़ों पर आधारित वो उत्तर होते हैं। और जिस तरह से गृह एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने जो जवाब दिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो महतारी सदन है उसके लिए निर्माण की राशि भी दी गई है। कई जगहों पर जो है प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी है। निर्माण की प्रक्रिया करीब 145 जगहों पर शुरू हो चुकी है। और इसके बाद ये एक सवाल जो है जिस पर अब खूब सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। विधानसभा में भी, सदन पर भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केवल बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों में ही महतारी सदन का निर्माण हो रहा है। और इस आरोप के बाद जो है काफी हंगामा जो है सदन में देखने को मिला, क्योंकि जब सत्ता पक्ष रहती है और जब कोई विकास कार्य होते हैं तो ये आरोप पहले भी लगते आए हैं कि विकास कार्य केवल सत्ता दल के विधायक, यानी जिस पार्टी का सत्ता है, जो सत्ता में काबिज है, उन्हीं के विधायक के क्षेत्रों में, उन्हीं के मंत्रियों के क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि उनका प्रभाव जो है वो बना रहे। जो विपक्ष के विधायक होते हैं उन क्षेत्रों में विकास नहीं होते हैं। और इसी को लेकर आज जो है सदन में खूब हंगामा जो है वो देखने को मिला, जहां पर महतारी सदन के विकास को लेकर सवाल उठाया गया कि केवल और केवल बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में यहां पर महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इस सवाल को गृह मंत्री ने गलत बताया। साथ ही उन्होंने आंकड़ों के साथ भी ये पेश किया कि प्रदेश में महतारी सदन को लेकर जो है जो आंकड़े हैं उसमें करीब 194 महतारी सदन जो है बनाए जाने हैं, जिसमें से 168 के निर्माण कार्यों के लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है और वहीं करीब 147 महतारी सदन के निर्माण कार्य भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल नेता प्रतिपक्ष ने उठाया कि केवल विधायक, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्हीं के क्षेत्रों में विकास हो रहे हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक हैं, जहां पर कांग्रेस के विधायकों का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस योजना का लाभ जो है नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गृह मंत्री ने आश्वासन भी दिया है, उन्हें निश्चिंत रहने को भी कहा है कि उस क्षेत्र में भी विकास होंगे। पर अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विधानसभा में और किस तरह से सियासत होती है, धरातल पर किस तरह से विपक्ष इस विषय पर जो है सत्ता दल को घेरती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आज वार पलटवार की जो सधी तस्वीरें हैं वो जरूर सदन से देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं जबलपुर हाईकोर्ट के आज के महत्वपूर्ण 2 फैसलों की। दरअसल ये 2 याचिकाओं पर हाई कोर्ट जबलपुर ने फैसला सुनाया है। अब ये दोनों याचिकाएं भी आप समझ लीजिए आखिर हैं क्या। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग पर यह फैसला सुनाया गया है। दोनों जानकारी आपको विस्तार से बता देते हैं। यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, याचिका पर सुनाया गया ये फैसला है। हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है 44 पन्नों का ये फैसला। आपको अब ये भी जानकारी दे दें कि क्या कहा गया। ये कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस परीक्षार्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि कानूनी प्रावधान नहीं पाया गया है, इसलिए इन्हें छूट नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ स्टेट ओबीसी उम्मीदवारों की मांग को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये कहा कि सेंट्रल की तरह 9 अटेम्प्ट्स की जो मांग है इसे खारिज किया जाता है, इसे हम नहीं दे सकते। आगे कहा कि राज्य में अधिसूचित ओबीसी को केंद्र में भी छूट जरूरी नहीं है, ये बात हाई कोर्ट कह रही है। फिर ये कहा कि स्टेट ओबीसी और सेंट्रल ओबीसी के पिछड़ेपन में भिन्नता है, यानी कि डिफरेंस है। और माननीय न्यायालय के समक्ष इशू यही था कि क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है या नहीं। तो इसमें आज विस्तृत फैसला आया है, 44 पेज का फैसला है, जिसमें डिवीज़न बेंच द्वारा संविधान के 103 में संशोधन को इंटरप्रेटेट करके और जो जनहित अभियान जो केस है सुप्रीम कोर्ट का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 5 जजों की बेंच का जजमेंट है, उसको भी इसमें रेखांकित किया गया है। और माननीय न्यायालय द्वारा पूरे जजमेंट में डिस्कस किया है, ओबीसी एससी एसटी के भी आरक्षण को डिस्कस किया है और इसमें जो प्रावधान है उन प्रावधानों को भी एलोबरेट किया है। और जबलपुर से हमारे सहयोगी प्रतीक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक, बहुत स्पष्ट तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है ओबीसी की याचिका पर, ईडब्ल्यूएस की याचिका पर, और बिल्कुल क्लियर कट ये फैसला सुना दिया है। कहीं ना कहीं एक धक्का और झटका तो जरूर लगा होगा, खासतौर से याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं एक उम्मीद रही होगी।
हाँ देखिए, बिल्कुल यूपीएससी परीक्षाओं में दरअसल ये अलग अलग याचिकाएं थी जो कि अलग अलग वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी। इसमें एक प्रमुख रूप से ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की ओर से ये मांग की गई थी कि जिस प्रकार से अदर कास्टेस को एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी एसटी, एससी, ओबीसी को, उस लिहाज से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी लाभ दिया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में ये मत दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान कानूनन रूप से संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो इसका फायदा जो है नहीं दिया जा सकता। उसके साथ ही साथ ओबीसी वर्ग की भी कुछ याचिकाएं थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर वो मध्य प्रदेश राज्य में ओबीसी की कैटेगरी में अनुसूचित है लेकिन केंद्र में नहीं है, इस लिहाज से उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं कि जो राज्य में ओबीसी वर्ग हो वही सेंट्रल की अनुसूचित सूची में भी ओबीसी कहलाए। इस लिहाज से तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अपना विस्तृत जो आदेश है वो सुनाया है। चलिए, तमाम याचिकाओं को खारिज किया, फैसले को सुरक्षित रखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मऊगंज में हुए मामले को लेकर इसका सीधा असर विंध्य के सबसे बड़े जिले यानी कि रीवा में देखने को मिला। आज रीवा में ब्राह्मण समाज ने हत्याकांड का विरोध किया और सड़क पर उतरकर अपने विरोध को प्रदर्शित किया, दुकानों को बंद करवाने का आह्वान किया। हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें बंद की अनुमति नहीं मिली, लेकिन फिर भी इस प्रदर्शन और आह्वान की तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली और अपना रोष भी जताया। निवेदन किया कि इस अत्याचार हिंसा के प्रति आप सब आइए और एक दिन का बंद का आह्वान किया और सबने माना। सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य जन हैं, सामान्य समाज के लोग हैं, वो कहां जाएं? तो अपनी बात तो रोडों पे करेंगे ना। बुलडोजर कार्यवाही नहीं होगी तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश में 2 संविधान थोड़ी ना चलेंगे कि अगर कोई आदिवासी पर कोई कुछ हो जाता है, सवर्ण समाज कर देता है तो उस पर उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके एनएसए की कार्रवाई हो जाती है। तो क्या 2 संविधान चलेंगे? सवर्ण कुछ करे, छोटी सी गलती करते सवर्ण तो उस पर बुलडोजर चल जाए और दूसरे अन्य समाज के अगर कुछ करते हैं तो उनको वाहवाही और उनके घर जाया जाए? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। जिला मऊगंज की पलरा की घटना को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने रीवा बंद का आह्वान किया था। संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने आज विवेकानंद चौराहे पे एकत्रित होकर शहर में उन्होंने भ्रमण किया और अभी वो वापस विवेकानंद चौराहे पे पहुंच गए हैं। अभी वहां पर ज्ञापन होगा, तो हमारे अधिकारी वहां जाके उनसे ज्ञापन लेंगे और वहां पे इनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। एडीएम और एडिशनल एसपी साहब को बोल दिया गया है, जाके उनसे ज्ञापन ले लेंगे। अब उनकी इच्छा थी, पहले उनको समझाया गया था कि आप लोग एक ग्रुप बना लें, चर्चा कर लें, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, हम बाजार भ्रमण करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे। तो क्या अपील हुई आपने देखा, ये कितना बाजार बंद है वो भी आपने देखा। तो अब ज्ञापन होगा, ज्ञापन लेने के बाद। और रीवा से हमारे सहयोगी गोविंद सिंह बघेल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोविंद, मऊगंज की ये घटना प्रदेश भर में सुर्खियां बटोरी और जो हत्याकांड हुआ उसका विरोध जताया है। आज हम रीवा की सड़कों पर देख रहे हैं किस प्रकार से ब्राह्मण समाज ने। जी, आपको बता दूं, ब्राह्मण महासभा के बैनर तले आज रीवा और मऊगंज में बंद का आह्वान किया गया था। कल से ही पूरा समर्थन, लोगों से अपील की जा रही थी कि समर्थन दें और इस तरीके के, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस और प्रशासन करे। इस पर उन्होंने, ब्राह्मण सभा ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल पूरे रीवा शहर और मऊगंज में समर्थन मिला है। सुबह से ही दुकानें लगभग बंद रही हैं, लोगों ने समर्थन दिया है, व्यापारी भी सड़कों पे उतरे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, पूरा पुलिस प्रशासन जो है तो इस तरीके से जो इन्होंने आह्वान किया था, लेकिन इसकी अनुमति इन्होंने नहीं ली थी, इसलिए पूरी तैयारी में प्रशासन वहां पे निकला था और लगभग कोई अपनी घटनाएं नहीं हुई। पूरी तरह से समर्थन, मिला जुला समर्थन रहा बंद का आह्वान का। जी चलिए, सही कहा आपने, मिला जुला समर्थन देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।